Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. अब हम करेंगे पार्ट बी ऑफ अ सैम्पल पेपर जो कि इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के लिए सीबीएसई ने इशू किया है फॉर द ईयर 2023. इससे पहले हम पार्ट ए एक वीडियो में कर चुके हैं एंड नाउ वी विल बी डिस्कसिंग पार्ट बी जिसमें आपके पास 7 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स ईच राइट. सो ये क्वेश्चंस में आपके पास जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एक्सप्लेन द टर्म वेब पेज एंड होम पेज और मेंशन एनी 4 नेटवर्किंग गोल्स. तो यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस एसक्यूएल या कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड होते हैं एज यू कैन सी, एंड सीरीज और डेटा फ्रेम पे भी क्वेश्चन आ सकता है. हम ये क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में, ऐसे ही हम पार्ट सी एक वीडियो में करेंगे, पार्ट डी एक में और पार्ट ई एक में. बिफोर आई स्टार्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा यहाँ पर आपको आईपी और सीएस के एग्जाम के लिए पूरी की पूरी तैयारी मिलने वाली है बिफोर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम. सो यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट. और अगर आप अभी अभी क्लास 12th में आए हो तो भी आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास 12th के लिए नई क्लासेस जो हैं वो 23 मार्च के बाद से शुरू हो जाएंगी. एंड सब्सक्राइब तो कर लो, है ना. कोडिंग में इंटरेस्ट है तो चलो पेपर सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म वेब पेज एंड होम पेज. अब हम में से हर कोई वेबसाइट यूज़ करता है. अभी आप यूट्यूब देख रहे हो, आप या तो फ़ोन में यूट्यूब ऐप से देख रहे होगे या फिर आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे यूट्यूब के वेब पेज पे देख रहे होगे. तो जो पेज एक आपको दिखाई देता है स्क्रीन पे वो होता है वेब पेज. अब वो वेब पेज पूरी वेबसाइट का कोई सा भी पेज हो सकता है ना. जब आप यूट्यूब ओपन करते हो, लाइक व्हेन यू जस्ट राइट इन दी एड्रेस बार यूट्यूब, तो जो पहला पेज खुल के आता है जिसमें वो आपको वीडियो सजेस्ट कर रहा होता है, जहाँ पर आप सर्च में जाके टाइप करते हो और फिर वो चीज़ आपके सामने आती है, वो जो फर्स्ट पेज होता है दैट इज़ कॉल्ड होम पेज, है ना. फर्स्ट पेज किसी भी साइट का जो ओपन होता है उसका यूआरएल एंटर करने पर उसको हम होम पेज कहते हैं. उसके अलावा जितने भी और पेजेस आपके कहीं ना कहीं पे क्लिक करके खुलते जाएंगे वेबसाइट में, वो सारे नॉर्मल वेब पेजेस होते हैं. 2 मार्क्स में आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप कैसे लिखेंगे. आप यहाँ पर बताएंगे कि a home page is the first page of a website. So when we enter the URL of a website in the address bar of the browser, ये words जो मैं बोल रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड्स हैं. आप एक्सप्लेन अपने वर्ड्स में कर सकते हो, पर जो कीवर्ड्स हैं वो आपको यूज करने होते हैं कि हम क्या एंटर करेंगे. URL. URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. जैसे यूट्यूब का क्या है, https://www.youtube.com, है ना. ऐसे ही आप किसी और साइट का लेते हो तो उसका नाम आ जाएगा. जो भी साइट का नाम है, ठीक है, दैट इज सेड टू बी URL. तो जब हम URL एंटर करेंगे इट विल ओपन दी फर्स्ट पेज ऑफ योर वेबसाइट. ठीक है, दैट पेज इज कॉल्ड home page, and then there are several links. When you click on any of the links and move on to another page, that is a web page. ठीक है, फिर आप एग्जाम्पल देके बता सकते हो. ये आपका 2 मार्क्स का आंसर हो जाएगा. क्वाइट सिंपल. अच्छा, अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है कि भाई कितने डिफरेंसेस लिखूं, तो आपके पास चॉइस है, मेंशन एनी 4 नेटवर्किंग गोल्स. वेरी इजी. नेटवर्किंग के गोल्स क्या होते हैं. पहला नेटवर्किंग का गोल है एक्सेस टू रिमोट इंफॉर्मेशन, कि हम कहीं पे भी बैठ के कहीं से भी डेटा फेच कर सकते हैं. एक्सेस टू रिमोट इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल गूगल या कोई भी सर्च इंजन का नाम लिख सकते हो. सेकेंड, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड फाइल्स, है ना. रिसोर्स शेयरिंग एंड डेटा शेयरिंग इज अनदर गोल ऑफ नेटवर्किंग. एग्जाम्पल ऑफिस में, स्कूल लैब्स में, वहाँ पे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, प्रिंटर एक ही है, 10 कंप्यूटर हैं, सेम ही प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं. दैट इज़ वॉट, दैट इज़ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज. तीसरा, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, है ना. तो ये सब क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन. चौथा बताओ, आप बताओ चौथा क्या होगा. एक हो गया हमारे पास शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, एक्सेस टू रिमोट इंफॉर्मेशन. एक हो गया हमारे पास आपका कम्युनिकेशन. चौथा देखते हैं किसी ने लिखा है कि चार्ट में या नहीं. चौथा है एंटरटेनमेंट. तो हम एंटरटेनमेंट के लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा यूज़ करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर थिंग्स, है ना. सारा टाइम बैठ के रील्स को ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं, या गाने सुनते हैं यूट्यूब पे, या कॉमेडी वीडियोस देखते हैं, या वो रोस्टिंग वाली वीडियोस देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, है ना. दैट ऑल कम्स अंडर एंटरटेनमेंट. वो आपका एंटरटेनमेंट में आ जाता है. आप गेमिंग को भी एक गोल अलग से लिख सकते हो, पर 4 हैं तो एंटरटेनमेंट इज ओके. दोज 4 गोल्स यू कैन राइट एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच. दिस वॉज एन ईजी ऑप्शन. तो अगर मुझे लिखना होता आई वुड हैव सिलेक्टेड द सेकेंड ऑप्शन, बट आपकी मर्जी, आपको जो सही लगे आप लिख सकते हो. Then question number 20. Rashmi, a database administrator, needs to display house-wise total number of records of red and yellow house. She is encountering an error while executing the following query. Select house, comma, count star from student, group by house, where house is equal to red or house is equal to yellow. अब
उसको आ रहा है एरर, आपको बताना है कि एरर ठीक कैसे होगा। सो देखो उसको क्या करना है कि रेड और ग्रीन हाउस में बताना है कि कितने कितने लोग हैं। डेटाबेस administrator needs to display house wise total number of records of red and yellow. She is encountering an error while executing the following. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। देखो पहली चीज तो वेयर कभी भी ग्रुप बाय के बाद नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम है कि वेयर लिखा हुआ है ग्रुप बाय के बाद में, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक ऑप्शन उसके पास है कि वो लिख ले सिलेक्ट हाउस कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और वेयर को लगा दे यहाँ पर, वेयर हाउस इज इक्वल टू रेड or house is equal to yellow and then group by house। यहां से where को हम टोटली हटा दें। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पहले where काम करेगा तो where सिर्फ रोज ही वही वाली ले आएगा जो रेड या येलो हाउस वाली है, फिर उसके ऊपर चलाएगा ग्रुप, तो दो ग्रुप बनेंगे और उसमें बता देगा कि रेड हाउस में कितने लोग हैं, येलो हाउस में कितने लोग हैं। सो दिस इज वन करेक्शन। इसकी एक और करेक्शन भी बन सकती है, और वो करेक्शन क्या हो सकती है, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये उसी कॉलम के ऊपर बेस्ड है जिस पे आप ग्रुपिंग कर रहे हो, है ना। सो द कंडीशन इज बेस्ड ऑन द सेम कॉलम। नॉर्मली जब हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है तो हम वेयर के साथ लगाते हैं, पर अगर उसी कॉलम पे हो जिस पे ग्रुपिंग हो रही है तो आप हैविंग के साथ भी लगा सकते हो। तो आप दूसरा ऑप्शन क्या है कि वेयर हटा दो, वेयर की जगह पर हैविंग कर दो, ठीक है। आपको एक आता है, आप पेपर में एक लिखा हो, अगर आपको दोनों अच्छे से आते हैं तो आप दोनों ऑप्शंस लिख सकते हो कि ये तो उसकी गलती है कि वेयर हम ग्रुप बाय के बाद नहीं लिख सकते, तो उसकी गलती क्या है कि उसने वेयर को लगाया है ग्रुप बाय के बाद, जो कि नहीं होना चाहिए। सो दैट इज द मिस्टेक। नाउ सॉल्यूशन क्या है कि या तो आप वेयर को ग्रुप बाय से पहले लिख दो, वन सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि आप वेयर की जगह पर हैविंग कर दो। अगर ये कंडीशन किसी और कॉलम पे होती, उस कॉलम पे ना होती जिस पे ग्रुप बाय है, फिर हम ये हैविंग वाला काम नहीं कर सकते थे, फिर तो हमें वेयर को ही पहले करना पड़ता, फिर कोई और तरीका नहीं होता। बट इट इज अ ग्रुप कॉलम, दैट्स व्हाई वी कैन हैव इट विद हैविंग, ठीक है। सो ये आपके पास यहाँ पर आ गया। बाकी अगर आपको अभी भी ग्रुप बाय और वेयर में कोई भी डाउट है तो मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है डिफरेंस बिटवीन ग्रुप बाय एंड हैविंग, सो प्लीज गो एंड वॉच दैट। आपको बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर होगा कि वेयर और हैविंग कहाँ कहाँ लगते हैं, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराए हैं। सो आप उसको देखोगे तो यूल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। बट आई होप कि यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि क्या गलती है और ठीक कैसे होगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज इन एसक्यूएल, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। सो इस क्वेश्चन में ऐसे जब थियोरी क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो एग्जाम्पल ना भी बोला हो तो भी आपको बनाना है, ठीक है, इवन इफ दे हैव नॉट सेड। सो यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लॉज है तो पर्पस क्या है, टू अरेंज द डेटा, सॉर्ट द डेटा, है ना। सो पर्पस ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज इज टू अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक कॉलम। तो किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के बेसिस पे हम डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज इन एसक्यूएल, ये तो पर्पस हो गया। अब एग्जाम्पल बताने के लिए, बिफोर यू टेल एग्जाम्पल आपको सिंटेक्स भी बताना चाहिए। सो यू शुड राइट है कि हम सिलेक्ट लिखते हैं, फिर हम फील्ड लिस्ट लिखते हैं जो हमें देखनी है, फ्रॉम टेबल का नाम लिखते हैं, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम लिखते हैं, फिर कुछ वेयर वगैरह है तो वो लिखते हैं, और ऑर्डर बाय हमेशा लास्ट में आता है, ठीक है। और इसके आगे हम ASC या DESC लिख सकते हैं। ASC बाय डिफॉल्ट होता है, DESC हमें लिखना पड़ता है। तो आप पहले पर्पस बताओगे, फिर आप सिंटेक्स एक्सप्लेन करोगे, फिर एक छोटा सा टेबल बना के दिखा देना, ज़्यादा बड़ा नहीं तो सिर्फ नेम और मार्क्स लेके दिखा दो, कि आप उसमें दिखा दो कि हमारे पास स्टूडेंट के नेम हैं और मार्क्स हैं। सो ऐसे ABCD कुछ भी 4 नाम ले लिए और ऐसे आपने मार्क्स ले लिए, फिर अपनी एक क्वेरी लिखो और फिर उसका आउटपुट दिखा दो कि ये आएगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स DESC। तो हम आउटपुट में क्या दिखा देंगे कि पहले आएगा C का 90, फिर आएगा A का रिकॉर्ड 80, फिर B 75 और फिर D 45। सो इट विल बी शोन लाइक दिस, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, द आंसर इज गोइंग टू बी। तो आप इसको अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, तो प्लीज़ अपना पेपर साफ सुथरे ढंग से अच्छे से लिखिएगा एंड प्रेजेंट योर आंसर्स वेल। आपके एग्जाम से पहले मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगी, हाउ शुड बी अ टॉपर्स पेपर शुड बी, सो दैट आई विल बी शोइंग यू, ठीक है। पर अभी हम पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। So question number 22 है, write a program to create a series object using dictionary that stores the number of students in each house of class 12D of your school। तो आपको हाउसेस दिए हुए हैं, हाउस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और आपको कोड लिखना है टू क्रिएट दी सीरीज।
सो नाउ इफ़ यू हैव टू क्रिएट द सीरीज फॉर दिस, तो हम एक काम करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी, ठीक है। वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है पांडाज लाइब्रेरी हैज़ बीन इम्पोर्टेड, पर जब आप पेपर में लिखोगे तो आप लिख देना इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी। मेक श्योर सारे के सारे लेटर स्मॉल हो, इसमें कुछ भी कैपिटल नहीं है। सो इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी, एज्यूम 4 हाउस नेम्स आर। तो आप यहाँ पर ले लो हाउस एक लिस्ट के अंदर, तो मैंने यहाँ हाउस नाम की लिस्ट ली, उसके अंदर ले लिया ब्यास, चिनाब, जो भी आपके हाउस नेम्स हैं, टेक ऑल ऑफ देम, सतलुज, ठीक है। ये एक लिस्ट हो गई। फिर आपने ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, NSTU, एक लिस्ट ले ली मैंने, उसमें है 18 2 20 18। सो दिस इज माय सेकेंड लिस्ट, ठीक है। अब आपको बनानी है सीरीज। सीरीज आपको नाम कुछ भी नहीं बोला है तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया S इज इक्वल टू, पांडास का नाम है PD डॉट सीरीज लिखेंगे हम। सो PD डॉट सीरीज, मेक श्योर S कैपिटल होगा। सो PD डॉट सीरीज का S आपको कैपिटल लिखना है। पहले हम नाम देते हैं डेटा का और फिर इंडेक्स का। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है, सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग अ डिक्शनरी दैट स्टोर्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच हाउस। सो हमें स्टोर क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो डेटा क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उसका इंडेक्स क्या होना चाहिए, हाउस। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर पहले मैं लिखूंगी NSTU कॉमा हाउस। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, PD डॉट सीरीज डेटा इज इक्वल टू NSTU कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू हाउस। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे तो ऐसे लिखने से भी सेम ही रिजल्ट आएगा, पर इट लुक्स बेटर इन द एग्जाम। तो आप ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद आप प्रिंट एस कर दो, दैट इज इट, आपका आंसर तो हो गया। सो ये आपका आंसर आपको 2 मार्क्स दिला देगा। आप इसके साथ इसका आउटपुट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस कोड विल गिव यू 2 मार्क्स, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, दूसरे तरीके से लिखोगे तो भी मिलेंगे। दिस इज मोर प्रेजेंटेबल। So that's how we create a series. Next question is, list any 4 benefits of e-waste management or mention any 4 net etiquettes. ठीक है। So e-waste management के 4 benefits क्या होंगे। हमारे पास 3 तरीके होते हैं ई वेस्ट को मैनेज करने के, दैट इज रीयूज, रिसाइकिल एंड रिफर्बिश, है ना, RRR। अब यहाँ पे बेनिफिट्स पूछे हैं, तो बेनिफिट्स ई वेस्ट मैनेजमेंट के क्या होते हैं कि मनी इज सेव्ड, वेस्टेज कम होती है, ठीक है। So people's money is not wasted. We can save the money on that. Second, pollution is reduced. ठीक है, आपका pollution कम होता है। तीसरा, ये जो ई वेस्ट होता है उससे जो रेडिएशंस निकलती हैं उससे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हो सकती हैं, इवन उससे कैंसर भी हो सकता है, तो वो सब भी हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। और चौथी चीज़, आपके पास पैसे बच गए, देन डिजीजेस से बच गए, पॉल्यूशन से बच गया, ठीक है। एंड देन आप इसको रिसाइकिल कर सकते हो। सो रिसाइकलिंग द ई वेस्ट, तो रिसाइकलिंग इज अ वे ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट। सो रिसाइकलिंग द थिंग विल मेक द न्यू प्रोडक्ट्स अ बिट लेस एक्सपेंसिव, मतलब ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि हमने पिछले वाले प्रोडक्ट्स में से ही पार्ट्स यूज़ करके नए प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हैं, तो उसमें आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो वो 4 बेनिफिट्स आप यहाँ पर ई वेस्ट मैनेजमेंट के बता सकते हो। या फिर आपको बताना है 4 नेट एटिकेट्स। तो बीइंग अ नेटिजन आपके क्या क्या एटिकेट्स होने चाहिए। 4 नेट एटिकेट्स में क्या होगा, बी एथिकल, ठीक है। आप जो भी करो वो अपने दायरे में रह के करो, किसी के अगेंस्ट रिलीजियस या पॉलिटिकल कमेंट्स ना करो, किसी को ट्रोल मत करो। बी पोलाइट, डोंट यूज़ हार्श वर्ड्स, है ना, किसी के बारे में अब्यूज़ मत करो। बी एथिकल, बी पोलाइट, देन रिस्पेक्ट अदर्स प्रिवेसी। अगर कोई आपका डेटा आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है अपना डेटा, तो आप उनकी प्रिवेसी को रिस्पेक्ट करो। अगर किसी ने अपना फेसबुक पे किया हुआ है कि शेयर विद फ्रेंड्स, तो आप तो उनके फ्रेंड हो, ठीक है, आपको दिख रहा है, बट आप उसको देखो, ये नहीं कि आप उनकी फ़ोटोज़ को सेव कर लो और आगे कहीं और शेयर कर दो। यू शुड नॉट डू दैट, रिस्पेक्ट देयर प्रिवेसी, ठीक है। और उसके बाद आपको साइबर बुलिंग या साइबर ट्रॉलिंग नहीं करनी चाहिए। सो ये सारे नेट एटिकेट्स हैं, वो आपको कोई भी 4 आप उसमें से यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका सोसाइटल इम्पैक्ट में से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये कोड गिवन है। अब कई बच्चों का मेरे को ये क्वेश्चन आया था कि मैम ये एरोज किस लिए हैं। बेटा ये इंटरेक्टिव मोड वाले एरोज हैं। जब हम पाइथन में काम करते हैं तो 2 मोड होते हैं ना, या तो इंटरेक्टिव में काम कर सकते हैं या स्क्रिप्ट में काम कर सकते हैं। तो ये इंटरेक्टिव वाले एरोज हैं।
ठीक है, तो इनको एरर्स को आपने कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इस कोड को देखो, इम्पोर्ट पांडाज एज PD, और उसके बाद यहाँ पर एक सीरीज क्रिएट की है और प्रिंट किया है a ग्रेटर देन 45। तो देखो आपकी जो सीरीज क्रिएट हुई है वो कुछ इस तरह से क्रिएट हुई है, 0 35 1 45, 2 पे है 55, 3 पे है 40। सो दिस इज द सीरीज विच इज क्रिएटेड, और इसका डेटा टाइप है int 64, क्योंकि सारे इंटीजर वैल्यूज है, बट ये हमारा आउटपुट नहीं है। आउटपुट तो ये आएगा प्रिंट a ग्रेटर देन 45। सो आपको बताना है पेपर में कि इसका आउटपुट क्या है। ये आप वैसे दिखा सकते हो कि दिस इज माई सीरीज क्रिएटेड, लेकिन हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, a ग्रेटर देन 45। तो अब ये एक एक करके सीरीज के हर वैल्यू के साथ इसको चेक करेगा। पहली वैल्यू है 35, इज इट ग्रेटर देन 45? नो, तो 0 पे प्रिंट हो जाएगा फॉल्स। देन 1 पे भी 45 है, अब 45 तो 45 से बड़ा भी नहीं होता, सो दैट्स ऑल्सो फॉल्स। Now 55 is greater, so that's true. 3 is again false. और इसका D type जो आएगा that will be bool. So this will be the output. ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम सिर्फ 55 नहीं दिखाना चाहिए था उसको। बेटा 55 दिखाता अगर ये ऐसे होता, तो आप लोगों को बहुत ही स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा इस चीज़ को ध्यान से कि अगर ये ऐसे है, a स्क्वायर ब्रैकेट में a ग्रेटर देन 45 है ना, अगर ये इस तरीके से है तो आपका आंसर आता सिर्फ 255। मतलब ये है बूलियन इंडेक्सिंग कि जहां जहां पे ट्रू आ रहा है सिर्फ उसी को दिखाओ, जहां पर फॉल्स है उसको मत दिखाओ। पर क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछा है, आपको सिर्फ a ग्रेटर देन 45 पूछा है। सो दिस इज द आंसर, ना कि 255। वो नहीं होगा, ये आउटपुट होगा। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज बेस्ड ऑन योर डेटा फ्रेम्स। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड, इम्पोर्ट पांडाज एज PD। फिर हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी ली है, यहाँ पे एक डिक्शनरी ली है। टोटल सेल्स इज इक्वल टू 1 कोलन ईयर 1 2 कोलन ईयर 2। सो ये क्या हम यूज कर रहे हैं, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर इसको ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। सो यहाँ पर 2 डिक्शनरीज बनी और फिर ये डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी बनी। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी होती है तो जो ये वाली की होती है ना, आउटर की, ये हमेशा कॉलम की हेडिंग होती है। ठीक है, सो आपके पास पहला कॉलम बनेगा 1, दूसरा कॉलम बनेगा 2। ईयर 1 इसको हम ले रहे हैं फर्स्ट कॉलम के अंदर। ठीक है जी, तो Q1 आपका इंडेक्स बन जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 5000। Q2 इंडेक्स बन जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 8000। Q3 इंडेक्स होगा, वैल्यू इज 12000। Q4 होगा, वैल्यू इज 18000। परफेक्ट। अब ईयर 2 में तो ABC है, ये तो मैच ही नहीं करते इंडेक्स, है ना। इंडेक्स जब मैच ना करते हो तो यहाँ पर हो जाएगा नैन, और यहाँ सबके पीछे आ जाता है 0.0, क्योंकि नैन को वो फ्लोट लेता है। सो यहाँ पर नैन आ जाएगा, और अगले 3 रोज बनेंगे ABC। उस केस में यहाँ पे नैन हो जाएगा, यहाँ 13000। फिर B आ गया तो यहाँ पर नैन हो जाएगा, यहाँ 14000। फिर यहाँ पर नैन हो जाएगा, और C के इधर 12000। ठीक है, सो इन केस आपको ये मेरे पीछे नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ओके, ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज डिस्प्लेड। लेकिन अब आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि डेटा फ्रेम बनाकर दिखाओ। ठीक है, आपको तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमें बताओ प्रिंट क्या हो रहा है। ठीक है, किसको करने पे प्रिंट क्या हो रहा है, लिस्ट द इंडेक्स ऑफ डेटा फ्रेम DF। तो इंडेक्स कौन सा होता है, जो रो हेडिंग्स होती है ना, तो उसमें क्या आ जाएगा, Q1 Q2 Q3 Q4 ABC। तो इंडेक्स का आंसर क्या होगा, ये सारे के सारे आ जाएंगे। सो इंडेक्स में आपके पास आ जाएगा Q1 Q2 Q3 Q4 A B C. So this will be your index. Column names of data frame will be 1, 2. ये कॉलम नेम्स हो जाएंगे। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स, राइट। सो ये आपका डेटा फ्रेम पे बेस्ड है। तो आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि एक क्वेश्चन आपका आया है डेटा फ्रेम के ऊपर बेस्ड, 2 क्वेश्चन आपके आए हैं सीरीज के ऊपर बेस्ड, है ना। एक सोसाइटल इम्पैक्ट के ऊपर है, 2 आपके हैं SQL के ऊपर, और एक है कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। सीरीज के 2 मार्क्स में आ जाते हैं, क्योंकि डेटा फ्रेम के जो क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम आपको 3 या 5 मार्क्स में आते हैं। तो अब हम सेक्शन C जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तब तक आप सेक्शन बी को अपने आप अपने रजिस्टर में सॉल्व करो, एक अलग से रजिस्टर बना लो, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देने वाली हूँ एंड बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हम सॉल्व करने वाले हैं. सो एक अलग रजिस्टर बनाओ जिसमें आप सॉल्व करते जाओ, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको जब एक बार देखना होगा हर तरह के क्वेश्चन तो वही काम आएगा, फिर अलग अलग जगह पेपर्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे. सो उसी में लिखो और वहीं पे अपना कभी भी रिविजन कर सकते हो. गो हैड, डू इट. और वीडियो यूजफुल लगी हो तो भाई लाइक करो, है ना, क्योंकि आप लाइक करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि किस किस को समझ आया है और कौन कौन अच्छे से फॉलो कर रहे हैं. और एक कमेंट भी ज़रूर छोड़ो, राइट एनीथिंग इन द कमेंट कि येस मैम समझ आ गया, येस मैम मैंने कर लिया, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. डू एनीथिंग बट राइट अ कमेंट सो दैट आई नो कि यू आर वॉचिंग. ठीक है. एंड शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स एज वेल एज शेयर द चैनल विद योर जूनियर्स. अपने जूनियर्स को भी बताइए ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें. आप लोगों का पेपर होगा 23rd को, उसके बाद हम नए क्लास के लिए मतलब 2024 सेशन के लिए क्लासेस शुरू कर देंगे. एंड CUCET अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ऐप ज़रूर से डाउनलोड कर लो. ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, AL कोडर्स ऐप. उस पर CUET का पूरा कोर्स आपको मिलेगा IP और CS गोल के लिए. एंड यू विल बी गेटिंग मॉक टेस्ट, यू विल बी गेटिंग नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. और अगर आप उसके बाद BCA BTech या BSc कर रहे हो तो आपको सेमेस्टर वाइज जो सब्जेक्ट्स हैं उसके पूरे कोर्सेज ऐप पे मिल जाएंगे और मैं पढ़ाऊंगी ऑब्वियसली. सो डाउनलोड द ऐप. ठीक है. एंड लुक फॉरवर्ड फॉर द अपकमिंग कोर्सेज जो आपको ग्रेजुएशन में हेल्प करेंगे एंड प्लेसमेंट्स में भी. सो दैट्स इट फॉर नाउ. आई विल सी यू सून. टिल देन टेक केयर. बाय फॉर नाउ. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो.